नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। खबरों के लेंस में आज बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे छिपा ड्रग्स का मकड़ जाल दिखाई दे रहा है। बॉलीवुड के सितारों के जो सितारे हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच का शिकंजा ऐसा कसा है कि दम मारो दम के मंत्र पर चलने वालों का दम घुट रहा है। पहले सितारों के ड्रग्स नेटवर्क के छोटे नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब ड्रग्स रैकेट की बड़ी मछलियां, यहां तक कि मगरमच्छ सामने आ रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन की जांच में एस नाम की टॉप हीरोइन, एन नाम की पुरानी एक्ट्रेस, डी नाम की टॉप एक्ट्रेस और के नाम की पुरानी हीरोइन का नाम सामने आया है। दूसरी तरफ रिया ने पूछताछ में यह बात कबूल की है कि सुशांत सिंह राजपूत से मिलने से पहले वो ड्रग्स लेती थी। लेकिन आपको ड्रग्स में डूबे बॉलीवुड के इस चेहरे को अच्छी तरह पहचानना होगा। इसके अलावा बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक अनुराग कश्यप की मुसीबतों का काउंटडाउन शुरू हो गया। अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष ने ठान लिया है कि ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगी, वो अनुराग कश्यप को हथकड़ी लगवाएंगी। जबकि अनुराग कश्यप खुद को बेकसूर बता रहे हैं, ये बॉलीवुड के अंदर की गंदगी का नया एपिसोड है। इसने तमाम सेलिब्रिटीज को बेचैन कर दिया। मीटू के इस मुद्दे पर भी बॉलीवुड का बंटवारा हो गया है और बात संसद तक पहुंच गई है। यह खबर विश्लेषण की मांग करती है। इसके बाद सरकार और विपक्ष के कृषि युद्ध का विश्लेषण करेंगे। किसानों के हित और कृषि बिल के नाम पर हो रहा यह राजनीतिक युद्ध बहुत आक्रामक हो गया है। आज पूरी रात विरोधी सांसदों का धरना जारी रहेगा और कल राज्यसभा में जो भी होगा उसी से तय होगा कि धरना कब तक चलेगा। इन विस्फोटक स्थितियों को गहराई से समझने की जरूरत है। और आज की न्यूज मेकर हैं भारतीय नेवी की वो दो महिला ऑफिसर्स जिन्होंने इतिहास रचा है। नौसेना सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और रिति सिंह को वॉरशिप पर तैनात करेगी। ऐसा पहली बार हो रहा है। आज इन दोनों से आपकी स्पेशल मुलाकात करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जाल में अभी मुंबई की छोटी मछलियां आई हैं। बॉलीवुड को ड्रग्स सप्लाई करने वाले छोटे मोटे ड्रग पेडलर्स पकड़े गए। रिया चक्रवर्ती जेल गई, लेकिन अब बारी है ड्रग्स गैंग की बड़ी मछलियों और मगरमच्छों की। तालाब बहुत गंदा है। एक से पूछताछ होती है तो 4 नए नाम सामने आ जाते हैं। आज सुशांत और रिया की टैलेंट मैनेजर जया साहा से पूछताछ में 4 और अभिनेत्रियों के बारे में पता चला। इन अभिनेत्रियों से जया साहा की चैट सामने आई हैं। यह बहुत बड़ा खुलासा है। ये सब जया साहा से बात कर रही थी। ये सब जया साहा से ड्रग्स मांग रही थी। ये सब नाम एनसीबी की पूछताछ में सामने आए हैं। इन सब नामों का एक एक करके खुलासा होगा। एक नाम तो पता चल गया है। एस कोई और नहीं, श्रद्धा कपूर है। वही श्रद्धा कपूर जो बॉलीवुड की टॉप हीरोइन है। वही श्रद्धा कपूर जिनके करोड़ों फैंस हैं। वही श्रद्धा कपूर जो सुशांत के साथ काम कर चुकी है। वही श्रद्धा कपूर जिनका सुशांत के साथ एक वीडियो कुछ दिनों पहले सामने आया था। अब देख लीजिए कि श्रद्धा कपूर टैलेंट मैनेजर जया साहा से ड्रग्स की क्या बात कर रही थी। उन दोनों की चैट आज तक के हाथ लगी है। इस चैट के स्क्रीनशॉट को देखिए। अब ध्यान से देखिए कि इन दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है। जया साहा श्रद्धा कपूर से कह रही हैं कि जब नीचे आना तो कॉल करना, मैं नीचे आ जाऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। यहाँ ड्रग्स की बात हो रही है, क्योंकि जया साहा फिर कहती हैं कि आज मैं जिनाल के साथ सीबीडी ऑयल भेज रही हूँ। इसका जवाब श्रद्धा कपूर थैंक यू कहकर देती है। श्रद्धा फिर पूछती हैं, सुनो, वो किसी एसएलबी का नाम ले रही, उनसे मिलने की बात हो रही है। ये एसएलबी बॉलीवुड का बड़ा नाम है। इसका खुलासा भी जल्द होगा। इस चैट से बिल्कुल क्लियर है कि श्रद्धा कपूर सीबीडी ऑयल मांग रही थी। ये एक किस्म की ड्रग्स है। जया साहा इसे मुहैया करवा रही थी। सीबीडी ऑयल का जिक्र तब भी आया था जब रिया चक्रवर्ती और जया साहा की एक चैट सामने आई थी। उस चैट में जया साहा रिया चक्रवर्ती से सुशांत की चाय, कॉफी
और पानी में CBD ऑयल मिलाकर देने की बात कह रही थी। आज तक के पास जया साहब से कुछ बॉलीवुड की एक्ट्रेस के भी चैट हैं, जो नए चैट है, जिसमें एक श्रद्धा कपूर है। उसके अलावा 90 के दशक की एक जानी मानी अभिनेत्री, उनका भी व्हाट्सएप चैट है जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत चल रही है। श्रद्धा कपूर का नाम जया साहा ने लिया है। दूसरी एक्ट्रेसेस का नाम भी सामने आया है। इनके साथ भी जया साहा की चैट्स हैं। एक चैट आज तक के पास है। एक एन नाम की हीरोइन है, ये भी जया साहा से बात कर रही थी। एन नाम की ये हीरोइन 90 के दशक की हीरोइन है। इसकी चैट भी आप देख लीजिए। ये चैट में जया साहा से कह रही थी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अच्छा MD बॉम्बे में दोगे और हम साथ में पार्टी करेंगे जब मैं दोबारा आऊंगा। मुझे सच में एक ब्रेक की जरूरत है। इस पर जया साहा का जवाब आया कि तुम मुझे एक पेडलर बना रही हो, फिर भी तुम्हारी विश मेरे लिए कमांड है। यानी ये हीरोइन MDMA नाम का ड्रग्स मांग रही थी और जया साहा इसकी डिमांड को पूरा करने का वायदा कर रही थी। श्रद्धा कपूर CBD ऑयल मांग रही थी। एन नाम की हीरोइन MDMA ड्रग्स मांग रही थी। जया साहा इन दोनों को ड्रग्स मुहैया कराने की बात कर रही थी। जया साहा से NCB कई दिनों से पूछताछ कर रही है। 2 और नाम सामने आए हैं। एक नाम D से शुरू होता है, ये बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस है। दूसरा नाम K से शुरू होता है, इसे 90 के दशक की हीरोइन बताया जा रहा है। इन दोनों की भी आपस में चैट्स हैं। D ने K से पूछा, तुम्हारे पास माल है? यहाँ ड्रग्स की बात हो रही। K ने जवाब दिया कि उसके पास माल है लेकिन घर पर है, वो इस वक्त बांद्रा में है। K ने पूछा कि अगर कहो तो अमित से पूछ सकती। D ने जवाब दिया, हाँ जरूर पूछो। इस पर K का जवाब आया, हाँ अमित के पास है। D ने पूछा कि हैश है ना, वीड नहीं। 2 बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री, उनके भी बीच व्हाट्सएप चैट है जिसमें एक अभिनेत्री है, उनका नाम D से शुरू होता है, और दूसरी जो बॉलीवुड की अभिनेत्री है उनका नाम K से शुरू होता है। उन दोनों के बीच भी व्हाट्सएप चैट हो रही है ड्रग्स को लेकर। जया साहा एक बड़े प्लेयर के तौर पर सामने आ रही है। NCB फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ये ओपन सीक्रेट था। मुंबई में सभी को मालूम था कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ड्रग्स लेते हैं, लेकिन अब जांच पे खुलासे हो रहे हैं। कोई CBD ऑयल की बात कर रहा है, कोई MDMA की बात कर रहा है, किसी को हैश चाहिए, किसी को वीड चाहिए, और ये सब टॉप हीरोइंस की बातचीत है। ड्रग्स का नशा बॉलीवुड की नस नस में दिख रहा है। ये रैकेट बहुत बड़ा दिख रहा है। NCB की जांच में बड़ी मछलियां बच नहीं पाएंगी। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। जब ड्रग्स की बात होती है तो कई लोग इसे बॉलीवुड को बदनाम करना बताते हैं। जया बच्चन का बयान आपने सुना होगा, उनका समर्थन करने वालों को भी आपने देखा होगा, लेकिन कड़वा सच यही है कि बॉलीवुड में धड़ल्ले से ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। जया साहा के मोबाइल फोन से मिली विस्फोटक जानकारी इसी की तरफ इशारा करती है। जया साहा अब बॉलीवुड के बड़े चेहरे का नाम भी ले रही हैं। वो बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग की सबसे अहम कड़ी है। एक एक करके सारे राज बाहर आएंगे। अब NCB बड़े एक्शन की तैयारी में है। बॉलीवुड की टॉप हीरोइन श्रद्धा कपूर, सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान, बॉलीवुड की एक और हीरोइन रकुलप्रीत सिंह, मुंबई के फिल्म सर्किल में मशहूर सिमोन खंबाटा। ये वो नाम हैं जिन्हें इसी हफ्ते नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ के लिए बुलाएगा। ये सब रिया चक्रवर्ती और सुशांत की फ्रेंड रही हैं। ये सब सुशांत की पार्टियों में जाया करती थी। इन सब का ड्रग्स से कनेक्शन बताया जा रहा है। रिया के बाद अब इन सब की भी बारी आ गई है। NCB इसी हफ्ते इन चारों को पूछताछ का समन भेजेगी। NCB का दावा है कि रिया ने इन चारों का नाम लिया है। इस वीक की अगर बात की जाए तो सारा अली खान,
सिमोन खंबाटा, रकुल प्रीत सिंह, उसके अलावा श्रद्धा कपूर, इन सबसे पूछताछ होगी। आइलैंड पर जो पार्टी हो रही थी वहां जो बोटमैन का बयान है उस बयान को सामने रखकर कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा, कम से कम सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का। लेकिन एनसीबी के सोर्सेज बता रहे हैं कि उनके पास काफी लीड्स है और उस लीड्स को, कुछ व्हाट्सएप चैट है, उनको सामने रखकर कन्फ्रंट कराया जाएगा। उसके अलावा कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए हैं, खासकर रिया चक्रवर्ती का जो स्टेटमेंट है उसको भी सामने रखकर कन्फ्रंट कराया जाएगा। इनमें श्रद्धा कपूर का नाम तो टैलेंट मैनेजर जया साहा ने भी लिया है। जया साहा के साथ श्रद्धा कपूर की चैट सामने आ गई है। श्रद्धा कपूर इस चैट में जया साहा से CBD ऑयल नाम की ड्रग मांग रही हैं। श्रद्धा कपूर सुशांत की फिल्म की हीरोइन रह चुकी हैं। सारा अली खान भी सुशांत की फिल्म की हीरोइन थी। ये दोनों सुशांत की पार्टियों में भी जाती थी। सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा रिया की पक्की फ्रेंड थी। रिया के साथ ये मुंबई के एक जिम में जाती थी, वहीं पर इनकी दोस्ती हुई थी। ये खुलासा पहले ही हो चुका है। ये सब पावना डैम के पास सुशांत के फार्म हाउस पर पार्टी करते थे। आज तक ने वहां के एक बोटमैन का पता लगाया था। इसी बोटमैन ने बताया था कि श्रद्धा कपूर एक बार सुशांत के साथ पावना डैम में आई थी। सारा अली खान 3-4 बार सुशांत के साथ यहाँ आई थी। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के फ्रेंड अक्सर यहाँ पार्टी करते थे। एक बोटमैन से जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की तो पता चला कि इस आइलैंड पर सुशांत के अलावा उनके स्टाफ दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती अक्सर आया जाया करते थे और जमकर इस आइलैंड पर पार्टी होती थी। लेकिन बोटमैन ने बड़ा खुलासा यह भी किया है कि सुशांत के साथ सारा अली खान भी 4-5 बार इस आइलैंड पर आ चुकी है। इसके अलावा श्रद्धा कपूर भी आ चुकी है। बोटमैन ने नारकोटिक्स कंट्रोल को दिए बयान में ये बताया है कि इस आइलैंड पर जमकर पार्टी होती थी, मैरुआना यानी गांजे का सेवन भी किया जाता था। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती ने फिल्म इंडस्ट्री के 25 लोगों के नाम लिए थे। इनमें कुछ नाम सामने आ चुके हैं, कई नाम अभी सामने आने बाकी हैं। बॉलीवुड में इसलिए खलबली मची है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। ड्रग्स रैकेट की आरोपी रिया चक्रवर्ती जेल में है, लेकिन जेल जाने से पहले रिया ने एनसीबी की पूछताछ में जो बयान दिया था उसमें सुशांत को लेकर कई और दावे रिया ने किए हैं। जैसे रिया ने एनसीबी को बताया कि केदारनाथ फिल्म के बाद से ही सुशांत को ड्रग्स लेने की आदत लग गई थी। केदारनाथ वही फिल्म है जिसमें सारा अली खान सुशांत के साथ थी। इसी में सारा अली खान का नाम रिया ने लिया और यह दावा किया कि केदारनाथ फिल्म करने के दौरान सारा के साथ ही सुशांत ने ड्रग्स की हाई डोज लेना शुरू किया था। वैसे ड्रग्स कुंडली के बाद बॉलीवुड के कास्टिंग काउच वाले नए कलंक की बात करते हैं। बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक अनुराग कश्यप की मुसीबतों का काउंटडाउन शुरू हो गया। अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष ने ठान लिया है कि वो अनुराग कश्यप को हथकड़ी लगवाएंगी, लेकिन अनुराग कश्यप खुद को बेकसूर बता रहे हैं। यह बॉलीवुड के अंदर की गंदगी और मी टू का नया एपिसोड है। वंशवाद और ड्रग्स की तरह मी टू के इस मुद्दे पर भी बॉलीवुड का बंटवारा हो गया है और बात संसद तक पहुंच गई। तो उसका चरित्र जो है मैंने वही बताया अभी, उसका जो कैरेक्टर मेरे तरफ था वो एक नकाब पहन के लोग मीडिया के सामने आते। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज्यादा। फिल्मों में कहानी का तड़का लगाते लगाते बॉलीवुड के नामचीन डायरेक्टर अनुराग कश्यप खुद ही पूरी तरह घिर गए हैं। फिल्मों की कहानी हो, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की बात हो, लेफ्ट या राइट की विचारधारा हो, डायरेक्टर अनुराग कश्यप हर एक्शन में तुरंत रिएक्शन देते हैं। उन्हें लोगों को एक्सपोज करने में गजब मजा आता है। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। अनुराग कश्यप पर संगीन आरोप लगाकर उन्हें एक्सपोज किया है अभिनेत्री पायल घोष ने। अनुराग कश्यप को इस समय ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। 2014-15 की बात है, साल हो गए। मैंने बहुत बार कोशिश भी की, इसलिए जिन मेरे घर के लोग या मेरे मैनेजर या मेरे फैमिली फ्रेंड्स जो भी है वो लोग इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल है बॉलीवुड में। बोले तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा।
उसको ही सपोर्ट करेंगे, जबकि सबको पता है कि वो इंसान कैसा है, फिर भी वो उसको ही सपोर्ट करेंगे। आप कह रही हैं उनकी लॉबी चलती है, तो क्या कास्टिंग काउच जैसी चीजें भी काफी आम है? हाँ, तो उनके ग्रुप में तो ये बहुत प्रिवेलेंट है, सबको पता है, किसको नहीं पता, और बहुत अच्छा से पता है। और जो मतलब अगर कोई लड़कियां वो अपने एक बार दिल को भी पूछ के बता दे कि सच क्या है। अब बात थाने पहुंच रही है। पायल घोष बड़ी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार है। पायल ने अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का फैसला लिया है, यानी आने वाले दिनों में अनुराग कश्यप की मुसीबत बढ़ेगी। लाइट कैमरे के साथ साथ सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। पायल घोष के आरोपों के मुताबिक तीसरी मुलाकात में अनुराग कश्यप बेअंदाज हो गए और फिर जो किया वो शर्मनाक है। फिर हमने थोड़ा सा उनके जो कंप्यूटर के रूम है वहाँ पे बैठे, और उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे रूम में लेके गया जहाँ पे कैसेट्स, वीडियो कैसेट वगैरह पड़े, मतलब लाइब्रेरी था, एक बुक्स वगैरह था, एक सोफा था, एक टीवी था, साइड टेबल था। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे फिल्म चला दिया और उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं रही। और फिर जब मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो उन्होंने बताया कुछ मतलब उनके एक्ट्रेसेस के नाम जिनको उन्होंने लॉन्च किया, और उन्होंने बताया एवरीबडी इज़ वेरी गुड एंड कूल विथ मी। उन्होंने बताया माही गिल, रिचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज़्यादा। और वो बहुत प्राउडली ये बोल रहे थे। मीन्स एक तो मतलब लोग नहीं बोलते अगर हुआ भी है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बट ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट डूइंग ऑल दिस थिंग। तो बहुत वो था, और मुझे कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे थे, चीज़ें कुछ अच्छी नहीं रही। तो मैंने उनको प्लीड किया कि सर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, आज मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर हिंदी सिनेमा के बंद कमरों की शर्मनाक कहानियां अब सार्वजनिक हो रही हैं। पहले ड्रग्स का मामला और अब यौन शोषण का मामला। अनुराग कश्यप के इस कांड की गूंज संसद तक पहुंच गई। बीती रात लोकसभा की कार्रवाई में ये मुद्दा भी उठ गया। आज बीजेपी सांसद रूपा गांगुली संसद परिसर में इसे लेकर धरने पर बैठ गईं। एक आदमी अनुराग कश्यप जो अपने आप को बड़े बड़े महलों में घूमता फिरता है और औरतों के बारे में मतलब बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, वो एक्चुअली कमरे के अंदर एक लड़की को बुला के उसको बोलते हैं कि हम 200 लड़कियों से सोए हैं। इस तरह से आप उनको अपमान करते हो और आप कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सौदेबाजी क्यों होती है? क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? लेट्स एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति ये ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे ये करना होगा। किसी को अलाउड नहीं हो। हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। बाहर से जगमगाती और चकाचौंध वाली फिल्मी दुनिया की दुर्गंध बाहर आ गई है। बॉलीवुड के गटर की गंदगी और उसके दाग दिखने लगे हैं, और ये राज कोई और नहीं, अंदर के लोग ही खोल रहे हैं। अगर आरोप सच साबित होते हैं तो पर्दे पर आदर्श की बात करने वाले बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। अनुराग कश्यप ने खुद पर उठे सवालों को मनगढ़ंत, बेबुनियाद बताया है और 6 साल बाद ये मुद्दा उठाने पर सवाल दागे। मीटू के गलत इस्तेमाल का पलटवार भी हुआ है। अनुराग कश्यप का पक्ष लेने वाले कह रहे हैं कि इसे किसी को बदनाम करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जांच में ये सब साफ होगा, पर अभी तो बॉलीवुड का दामन दागदार है। ड्रग्स, भाई भतीजावाद, कास्टिंग काउच और मीटू के राज खुल रहे हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। ड्रग्स केस में एक बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा है। बहुत बड़ा नाम है ये जया साहा से जो पूछताछ हुई है एनसीबी की। लगभग 4 घंटे की ये पूछताछ हुई है, और उसमें जो बड़ा नाम सामने आया है वो है फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का। उनके मैनेजर के साथ जो उनकी चैट है वो सामने आई। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस समय जुड़ रहे हैं सीधे मुंबई से। अरविंद, बड़ी खबर ये, एक बहुत बड़ा नाम दीपिका पादुकोण। जी बिल्कुल, देखिए आज तक ने दोपहर के वक्त ही बताया था कि डी नाम की एक बड़ी अभिनेत्री का व्हाट्सएप चैट मिला है, लेकिन अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बड़े अधिकारी ने बताया है कि जांच के दौरान दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। दरअसल जया शाह
जिस क्वान कंपनी में काम करती है उनकी मैनेजर है करिश्मा। जया शाह ने पूछताछ में करिश्मा का नाम लिया और करिश्मा को पूछताछ के लिए कल बुलाया गया है। और इन्हीं सब के बीच करिश्मा का जो व्हाट्सएप चैट है दीपिका पादुकोण के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिला है, साथ ही साथ ईडी को भी मिला है। ईडी ने साझा किया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। तो इस तरह के कई व्हाट्सएप चैट थे, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने ये कंफर्म किया है कि जांच के दौरान दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। ये देखिए श्वेता, समझने वाली बात है कि जया शाह क्वान इंटरनेशनल कंपनी में काम करती हैं और वहां की मैनेजर है करिश्मा। साथ ही साथ क्वान कंपनी का कई बॉलीवुड के बड़े जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उससे कॉन्ट्रैक्ट है। और व्हाट्सएप चैट मिला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दीपिका पादुकोण का करिश्मा के साथ, जिसके बाद आज जया शाह से पूछताछ हुई है, कल करिश्मा से पूछताछ होगी। और जया शाह और करिश्मा का भी कुछ व्हाट्सएप चैट ड्रग्स की बातचीत को लेकर मिला है। देखिए जया शाह इसमें एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभरती है श्वेता, क्योंकि जया शाह का रिया चक्रवर्ती से भी व्हाट्सएप चैट आया था जिसमें CBD ऑयल की बात हो रही थी। जया शाह का श्रद्धा कपूर से भी व्हाट्सएप चैट आया है। जया शाह का एक और 90 के दशक की जो अभिनेत्री है नम्रता शिरोडकर, उससे व्हाट्सएप चैट आया है। और जया शाह की मैनेजर है, जया शाह की कंपनी क्वान कंपनी की मैनेजर है करिश्मा। तो करिश्मा से दीपिका पादुकोण का चैट मिला है, जिसके बाद अब जांच में दीपिका पादुकोण का नाम भी सामने आया है। कि अब सब हमने जब नहीं, पर ये जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं अरविंद, इन सब से क्या पूछताछ करेगी एनसीबी? क्या इन सबको समन भेजा जाएगा? जी देखिए, अभी शुरुआत हुई है, मैं आपको बताऊं श्वेता। और देखिए जिस तरीके से जया शाह से नारकोटिक्स कंट्रोल CBI और ईडी से पूछताछ की थी, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने हमसे दावा किया था कि दरअसल जया शाह से अभी तक शायद ठीक से पूछताछ नहीं हुई है। जया शाह एक बड़ी प्लेयर है, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर का दावा था, जिसके बाद जया शाह को आज ग्रिल किया गया है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास काफी एविडेंस। और देखिए सबसे पहले आज तक ने खुलासा किया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक डोजियर तैयार किया है जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के नाम हैं। तो अब आज तक की खबर पर मोहर लगती दिख रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि दीपिका पादुकोण के खिलाफ किस तरह के एविडेंस आते हैं। कल की जो पूछताछ होगी जया शाह से और करिश्मा से जो पूछताछ होगी वो काफी अहम होगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए। करिश्मा क्या कहती है, उनके सामने वो व्हाट्सएप चैट भी दिखाया जाएगा। उसके बाद वो क्या कुछ कहती है उस पर ये निर्भर करेगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दीपिका पादुकोण को सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाती है या नहीं बुलाती है। लेकिन फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहले से ही 4 नाम है, जिसमें सारा अली खान, जिसमें सिमोन खम्बाटा, जिसमें रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर है। तो सबसे पहले सम्मन देकर इनको पूछताछ की जाएगी। और देखिए पूरी कलियां जोड़ने की यहाँ पर कोशिश कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, जिसमें अगर ये किसी आम इंसान के साथ होता, अगर किसी आम इंसान का पता चले कि उसने इस तरह की चैट की है और उसने ड्रग लिया है या ड्रग मंगवाया है, अरेंज करने के लिए कहा है, उस आम इंसान के साथ क्या होता? ये देखिए बिल्कुल जो एक प्रक्रिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 67 NDPS एक्ट में, जब भी किसी का कोई नाम सरफेस होता है तो 67 NDPS एक्ट में सम्मन देती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। और यहाँ मैं आपको बताऊंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 67 NDPS एक्ट में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक किसी भी शख्स को बयान देने की इजाजत होती है, उसके बाद ही फिर एक्शन होता है। तो 67 NDPS एक्ट में जो भी बयान होता है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो कोर्ट में एडमिसिबल होता है। तो अब जिस तरह से जया शाह से पूछताछ हुई है आज 4 घंटे की, कल भी पूछताछ होगी। जया शाह से आज जब पूछताछ हुई इसके बाद एक नाम और ऐड हुआ है करिश्मा का, जो क्वान कंपनी की मैनेजर है, जया शाह के साथ काम करती है। और दीपिका पादुकोण के साथ करिश्मा का चैट भी है। तो ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तक को कम से कम ये जरूर कंफर्म किया है कि जांच के दौरान दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। अब आने वाले दिनों में अगर कल की बात की जाए तो कल जया शाह से पूछताछ होगी, उसके बाद उनके साथ साथ जो करिश्मा है उनसे पूछताछ होगी। जया शाह और करिश्मा का व्हाट्सएप चैट ड्रग्स को लेकर वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है, कन्फ्रंट कराया जाएगा। साथ ही साथ सुशांत की जो पूर्व मैनेजर है श्रुति मोदी, उनसे भी पूछताछ होगी, तीनों को कन्फ्रंट कराया जाएगा। लेकिन इसमें दिलचस्प चीज में और ऐड करना चाहता हूँ श्वेता, दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई की टीम ने
कोर्ट में मूव किया है एक एप्लीकेशन और जेल में बंद शोभित चक्रवर्ती और दीपेश सावंत जो सुशांत का मैनेजर है उससे पूछताछ की इजाजत मांगी है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि दरअसल एक अभिनेत्री जो कि सुशांत के साथ काम कर चुकी है उन पर शिकंजा कसने के लिए उन दोनों से पूछताछ होगी। 67 NDPS एक्ट में दोनों का बयान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दर्ज करेगी। उसके बाद फिर शिकंजा कसा जाएगा क्योंकि एनसीबी मुंबई के पास काफी एविडेंस पहले से है। लेकिन जो बड़ी खबर है जिसका खुलासा पहले एक ही एजेंसी लेकिन उसके दो अलग अलग स्वरूप के तौर पर हम देखें, अलग अलग जांच भी चल रहे हैं और उसमें अरविंद एक अहम जानकारी हमें दे रहे हैं। गैंग्स ऑफ बॉलीवुड के युद्ध के बाद, क्योंकि चाहे ड्रग्स की बात हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले की पूरी तफ्तीश हो या फिर अब मीटू का मामला, ये गैंग्स ऑफ बॉलीवुड के युद्ध की तरह चल रहा है। इसके बाद अब हम सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे कृषि युद्ध का विश्लेषण करेंगे। किसानों के हित और कृषि बिल के नाम पर हो रहा यह राजनीतिक युद्ध बहुत आक्रामक हो गया है। किसानों से जुड़े बिलों को लेकर संसद से सड़क तक राजनीति का पारा आसमान पर है। बिलों के खिलाफ राज्यसभा में हंगामा करने वाले टीएमसी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीएम के कुल 8 सांसद पूरे सत्र से निलंबित हो गए हैं और इस निलंबन के जवाब में ये लोग संसद के बाहर ही धरने पर बैठ गए। आज पूरी रात विरोधी सांसदों का धरना जारी रहेगा और कल राज्यसभा में जो भी होगा उसी से यह तय होगा कि यह धरना आगे कब तक चलेगा। इन सांसदों को पूरे विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे धरना स्थल पर पहुंचे तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने दिल्ली से दूर रहकर भी सरकार पर हमला कर दिया है। लेकिन सरकार की दलील है कि निलंबित होने वाले सांसदों ने न संसदीय गरिमा का ख्याल रखा, न नियम माने, न परंपराओं का मान रखा। सरकार कह रही है कि राज्यसभा में जब यह नौबत आई तब उसके समर्थन में 110 सांसद थे और विपक्ष में सिर्फ 72 सांसद थे। वैसे राज्यसभा के 8 सांसदों के निलंबन पर लड़ाई तो 2-4 दिनों में निपट जाएगी, लेकिन खेती किसानी की नई व्यवस्था पर कई महीनों तक संग्राम होना तय है। विपक्ष जहां किसानों को बचाने के नाम पर सरकार से सीधी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि किसानों के शोषण वाली व्यवस्था अगर खत्म हो रही है तो इसमें विपक्ष को परेशानी इसीलिए है क्योंकि उस व्यवस्था में जमे विरोधी नेताओं को फायदा था। ठीक है, अब लेकिन बिहार में ज्यादातर 10 कट्ठा 20 कट्ठा वहाँ क्या हालत है आप देख लीजिए, 1800 है मक्का का MSP। दरअसल जिस तरह की खींचतान चल रही है उसमें सबसे पहले सरकार के अपने साथी अकाली दल ने सरकार से मुंह मोड़ा। उसकी जो इकलौती मंत्री थी उन्होंने कहा कि मैं सरकार को समझाने में नाकाम रही हूं, बहुत बातचीत सरकार से की गई अकाली दल के हिसाब से, लेकिन कुछ रास्ता नहीं निकला। अब जो सारी विपक्षी दल हैं वो भी पूरी तरीके से सामने सरकार के तनकर खड़ी हो गई है। मामला लंबा चलेगा। किसानों के नाम पर देश की संसद में मल्ल युद्ध की नौबत आ जाए तो समझिए कि मर्यादाएं तो टूटी ही हैं। राज्यसभा की ये तस्वीर कल की है, लेकिन ये संसदीय लोकतंत्र में यकीन रखने वालों को चुभेंगे, हर जिक्र के साथ, हर फिक्र के साथ। श्री डेरेक ओबेरॉय, श्री संजय सिंह, श्री राजीव साटव, श्री के रागेश, सैयद नजीर हुसैन, रिपुन बोरा, मुस्देरा हुसैन, एलमारम करीम are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. किसानों से जुड़े 2 ऐसे बिल जिन्हें सरकार सबसे बड़ी क्रांति कह रही है, विपक्ष सबसे बड़ा धोखा कह रहा है, उस पर संसद के हंगामे को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने गंभीरता से लिया है। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश के आसन तक पहुंचकर रूल बुक फाड़ने और माइक तोड़ने वाले 8 सांसदों टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, आप के संजय सिंह, कांग्रेस के राजीव साटव, सैयद नजीर हुसैन और रिपुन बोरा, सीपीएम के रागेश और एल करीम को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। पहले तो उन्हें 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया गया था, लेकिन इन सांसदों ने वहीं धरना देना शुरू कर दिया, जिसके बाद पूरे सत्र के लिए ये सभी निलंबित कर दिए गए। इस कार्रवाई के बाद संसद के बाहर गांधी प्रतिमा पर इन सांसदों का धरना शुरू हो गया। प्रस्ताव के पारित होने के बाद सीधा उस मेंबर को
आदेश मानने की कानूनी बाध्यता है कि उसको हाउस से बाहर चले जाना है। कल भी आपने सदन का माहौल बनाया और आज भी आप वही कर रहे हैं। कल आपने डिप्टी चेयरपर्सन के साथ जो किया, आज आप चेयरमैन के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। तो यू विल नॉट फॉलो द नॉर्म्स, यू विल नॉट फॉलो द रूल्स, यू विल नॉट फॉलो द मर्यादा ऑफ प्रोप्राइटी। संसद सत्र से निलंबित सांसदों पर सरकार हमलावर है, लेकिन तेवर विपक्ष के भी हैं। दिल्ली से दूर बंगाल में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी को भारत का शर्म जैसे विशेषणों से नवाजने के लिए सामने आ गईं। सांसदों के निलंबन का दर्द अपनी जगह है, लेकिन युद्ध तो किसानों पर है, या यूं कहें कि आजाद भारत का ये कृषि युद्ध है, जिसमें एक सेना सरकार है और सामने न सिर्फ समूचा विपक्ष है, बल्कि कल तक मोदी कैबिनेट में साथ रहे अकाली दल के साथी भी। একটা দুর্ভিক্ষের মধ্যে নিয়ে যাওয়া দেশকে, একদিকে তো মহামারী চলছে, প্যান্ডামিক করোনা, সেই প্যান্ডামিক করোনাকে ঠেকাতে পারলো না। আর একটা মহামারী, খাদ্যের মহামারী, খাদ্য সংকট, সেই দুর্ভিক্ষ 43 সালের মন্বন্তরের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। এবং এই দুর্ভিক্ষ নিয়ে আসার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী। मोदी सरकार को कमेरे वर्ग से कोई लेना देना नहीं, वो अपने चंद फाइनेंसरों को बचाने में लगी है। मोदी जी ने देश की संसद को भी अपने तानाशाही गुजरात मॉडल में तब्दील कर दिया है और लोकतंत्र को एक तंत्र में बदल दिया है। अगर किसान और खेत मजदूर इस देश का बोना जानता है तो काटना भी जानता है। बोकर आपकी सरकार बनाई थी, काटकर आपकी सरकार का वो क्या हाल करेगा ये देखिएगा भविष्य में। कृषि बिल को लेकर संसद में सरकार मजबूत थी, लेकिन किसानों पर विपक्ष सड़कों पर लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। कांग्रेस ने तो 2 अक्टूबर को किसान मजदूर बचाओ दिवस मनाने का फैसला कर लिया है और 14 नवंबर तक किसान बिलों के विरोध में 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य बनाया है। लेकिन उससे अलग एक हस्ताक्षर अभियान सांसदों ने अपनी ओर से भी चलाया है। 15 राजनीतिक दलों के राज्यसभा सांसदों ने अपने हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर बिल पर मुहर न लगाने की अपील की है। दस्तखत करने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी हैं, तो उधर अकाली दल ने राष्ट्रपति से इसी मांग के साथ मुलाकात भी कर ली है। हमने मेमोरेंडम दिया, ही सेड मैं एग्जामिन करता हूँ एंड वी रिक्वेस्टेड, हम रिक्वेस्ट किया कि ये बिल जो देश के किसान नहीं चाहते, उनके मन में शंकाएं हैं कि उनका फ्यूचर खत्म हो जाएगा ये अगर ये बिल आता है। कॉर्पोरेट कंपनीज को बेनिफिट करेगा और ये कॉर्पोरेट कंपनीज हमारी जमीन ले जाएंगे और हमारे MSP नहीं मिलेगी। ये तय है कि किसानों के नाम पर संग्राम अभी लंबा छिड़ना है। किसानों की उपज को लेकर जो 2 बिल संसद से पास हुए हैं और आवश्यक वस्तुओं वाला जो तीसरा बिल पाइपलाइन में है, उससे भारत में कृषि क्षेत्र नए सिरे से परिभाषित होगा। इसीलिए विपक्ष के विरोध के बीच सरकार का पक्ष रखने का मोर्चा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ले रखा है। कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा? क्या कृषि मंडियां बंद हो जाएगी? क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। जो ये कहता है कि नए कृषि सुधारों के बाद कृषि मंडियां समाप्त हो जाएगी, तो वो किसानों से सरासर झूठ बोल रहा है। मोदी ने किसानों को लेकर एक बाजी तो खेल दी है, इस पर राजनीति किसके काम आएगी ये समझना अभी दूर की कौड़ी है। दिल्ली से अशोक सिंघल और मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। कृषि से जुड़े तीनों बिलों को लेकर इस खबर की पूरी पिक्चर आपको समझनी चाहिए। किसानों को लेकर जो 3 बिल हैं, उनमें पहला बिल किसानों को सरकारी मंडियों में बेचने की बाध्यता से आजादी देता है। पहले किसान कानूनी तौर पर सरकारी कीमत और मंडी टैक्सों और आढ़तियों के कमीशन के साथ अपनी अपनी मंडियों में अनाज बेचने को मजबूर थे। दूसरा बिल किसानों को खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट का कानूनी इंतजाम करता है।
किसानों के उपज और बिक्री को लेकर ये दोनों बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गए। इसी के साथ तीसरा बिल जो अभी संसद में पास नहीं हुआ है, वो युद्ध जैसी आपात परिस्थितियों को छोड़कर व्यापारियों को अनाज, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू के मन चाहे भंडारण की छूट देता है। भारत में पिछले 70 साल में कृषि क्षेत्र में इस तरह का बड़ा बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में सरकार जिन मकसद के साथ ये बिल ला रही है, उसमें उसकी दलील है कि इससे कृषि को लेकर बंधनों और एकाधिकार को खत्म करने में मदद मिलेगी। साथ ही किसानों को सरकारी मंडियों के बाहर फसल की अच्छी कीमत का विकल्प मिलेगा और इनसे कृषि अन्य क्षेत्रों की तरह खुला और पारदर्शी बनेगा। जाहिर तौर पर सरकार का दावा है कि ये तीनों बिल खेती किसानी से जुड़े आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधार हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। वैसे सरकार भरोसा दिला रही है कि न मंडियां बंद होंगी, न फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी व्यवस्थाएं खत्म होंगी, लेकिन विपक्ष की दलील है कि अब कॉरपोरेट के आगे किसान मजबूर हो जाएंगे। किसानों से जुड़े बिलों को लेकर विपक्ष आक्रामक है। ऐसे में सरकार ने भी कमर कस ली है। सरकार ने आज 2021-22 के लिए रबी फसलों की एमएसपी घोषित कर दी है। आमतौर पर अक्टूबर में रबी की एमएसपी तय की जाती है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर यह भरोसा दिलाने का प्रयास किया कि नए किसान बिलों का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि किसानों को सरकार की मदद मिलनी अब बंद हो जाएगी। किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही दूसरा कानून बनाया गया है। एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। किसान के खेत की सुरक्षा, उसकी जमीन की मालिकी की सुरक्षा, किसान को अच्छे बीज, किसान को अच्छी खाद, सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस खरीदार की होगी। किसान से जो समझौता करेगा उस समझौता करने वाले की होगी। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।